गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू। लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने कवर किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो था हमारे पास एक तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उसको हम कैसे डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, और सेकेंड हमने कर लिया था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी कि कब हो सकता है, वो कितनी आइटम्स खरीदे, ये चीज़ हमें चेक करी थी वन कमोडिटी केस के अंदर, राइट। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, टू और मोर कमोडिटी केस, कि अगर एक कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा आइटम्स खरीदेगा तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। सपोज ए कंज्यूमर वांट टू परचेज मोर देन वन कमोडिटी, या तो दो या फिर दो से भी ज़्यादा, फ्रॉम हिज गिवन इनकम, राइट। अपने इनकम में से वो परचेजिंग करना चाहता है दो से ज़्यादा क्वांटिटी की, एक से ज़्यादा क्वांटिटी की। तो सो कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। यस, तो ये एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इट मीन्स टू कमोडिटी केस का एक और नाम भी है जिसको हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? It states that a consumer get maximum satisfaction when the ratio of marginal utility per rupees of all the commodities are equal। यानी कि अगर हम पर रुपीज़ के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो जितनी भी आइटम वो खरीदे, दो तीन चार जितनी भी वो खरीदना चाहता है, तो हर एक मार्जिनल यूटिलिटी जो पर रुपीज़ के हिसाब से हमने निकाली है एट ऑल द कमोडिटीज़ वो इक्वल होगी, तभी एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इस चीज़ का अब कंसेप्ट और अच्छे से समझते हैं कि क्या कहने का मतलब है। मतलब कि अगर एक कंज्यूमर दो आइटम अगर खरीद रहा है तो इसको हम कैसे लेके चलते हैं, द कंज्यूमर्स टाइट इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है बेटे, कि जब हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पे पहुंचते हैं। तो अब ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। सो दिस अगर ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पहुंचने से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम जो होता है कैसे, ये बताना है। ये कैसे होगा? इट अकर्स व्हेन लास्ट रूपी स्पेंट बाय हिम yields equal marginal utility whether he spent it on good X और good Y। अगर एक कंज्यूमर दो चीज़ें खरीद रहा है तो वो ये चेक करेगा उसने कितने पैसे खर्च करने हैं, 5 रुपये 10 रुपये, तो जो भी लास्ट पैसा वो खर्च करेगा, लास्ट रुपीज़ वो खर्च करेगा, तो वो दोनों आइटम्स के ऊपर जब वो खर्च करेगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। इसको हम फॉर्मूले के साथ देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो दो आइटम हम अभी लेके चलते हैं कंसेप्ट में, अगर वो टू कमोडिटीज़ खरीद रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y अपॉन पी वाई। हम यहाँ पे दो आइटम ले रहे हैं, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। तो दोनों से पर यूनिट कितनी उसको पर रुपीज़ के हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ के हिसाब से आप पहले का भी निकाल लोगे, और इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ दूसरे का भी निकाल लोगे। अगर इसके अलावा और कमोडिटीज़ है तो मार्जिनल यूटिलिटी Z, मार्जिनल यूटिलिटी P, मार्जिनल यूटिलिटी Q, कितने भी नेम्स आप लिख सकते हो जितनी कमोडिटीज़ वो परचेज करना चाहते हैं। अभी हम क्या ले रहे हैं कि अगर एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ खरीद रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द पर यूनिट ऑफ द अदर यूनिट, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। सो वहाँ पे बन जाता है कौन सी टर्म, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। दो हो, चार हो, छः हो, तो इक्वल होना चाहिए सब पे। तो वहाँ पे निकलता है ये कंसेप्ट हमारा इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सपोज कर लो, अब ये पर यूनिट का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आइसक्रीम्स खरीदी तो मुझे 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक आइसक्रीम खरीदी है, तो मैंने कितनी आइसक्रीम खरीदी है वो चलो देखते हैं। मुझे 40 रुपीज़ की यूटिलिटी मिली और मैंने 4 रुपीज़ खर्च किए, राइट। मैंने क्या किया, 4 रुपीज़ खर्च किए, यानी कि 4 रुपीज़ में मुझे मिल गया आइसक्रीम, और मुझे सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 40 यूटिल्स की, राइट। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये तो तुम्हें 4 रुपये खर्च करने से यूटिलिटी मिली है 40 पॉइंट्स की,
₹1 से तुम्हें कितने सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैं उनको सिंपली बता सकती हूँ 40 को 4 से डिवाइड करके मैं बता दूंगी 10 पॉइंट्स की, यानी कि 10 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। अगर मैं ₹1 खर्च करती तो 10 पॉइंट की सेटिस्फेक्शन मिलती, लेकिन मैंने ₹4 खर्च की हैं तो मुझे 40 पॉइंट की यूटिलिटी मिली है, राइट। तो वही चीज़ है, आपको ₹1 में से किसी को बताना है तो हमारा फॉर्मूला भी वही है कि आप कितनी भी यूटिलिटी ले रहे हो लेकिन आपने ₹1 के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ₹10 हैं, ₹20 हैं, जितने भी हैं, आप यूटिलिटी को उस रुपीज़ के साथ जब डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि ₹1 से आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितने यूटिल्स हैं। तो हमेशा जो है 2 कमोडिटी केस के अंदर आपको ₹1 के हिसाब से, चाहे वो 1 कमोडिटी केस है 2 कमोडिटी है, हम दोनों में यही चीज़ लिखते हैं। तो अभी हम 2 कमोडिटी वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, तो 2 कमोडिटी केस में आपको ₹1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन निकालनी है। यहाँ पे ये टोटल सेटिस्फेक्शन है, जैसे कि मैंने लिए 40, लेकिन अगर मुझे ₹1 से निकालने के लिए बोला जाए तो मैं उस रेट के साथ डिवाइड कर देती हूँ जितने की मैंने खर्च की हैं, जितने का रेट था उस चीज़ का। ₹4 का था तो मैंने PX क्या ले लिया, 4 से डिवाइड किया और मुझे कितनी यूटिलिटी मिल गई ₹1 से 10। तो आपने X का भी ऐसे निकालना है, Y का भी ऐसे निकालना है, अगर और आइटम होगी तो औरों का भी ऐसे निकालना है और बाद में इसको क्या करना है, इक्वल लेके चलना है। अब ये इक्वल कैसे होगा, हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जब मैंने लास्ट रुपीज़ इसका खर्च किया, जैसे मैंने 3 आइटम इसकी खरीद ली, 2 आइटम इसकी खरीदी, तो जब मैंने लास्ट तीसरे आइटम के लिए ₹1 खर्च किया, यहाँ पे जब दूसरे आइटम को खरीदते हुए जो ₹1 खर्च किया, उन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपको बुक्स में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, राइट, या फिर इसको इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ मनी भी लिखा जाता है। पहले हम एक टेबल करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं, राइट। हम एक टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक लेट सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करेंगे कि एक कंज्यूमर वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है। कंज्यूमर हैज़ ₹6 टू स्पेंड। उसके पास ₹6 है, कितने, ₹6 वो खर्च करना चाहता है किसके ऊपर, 2 आइटम्स के ऊपर। गुड्स कौन सी हैं, वो दो गुड्स के ऊपर खर्च करना चाहता है ऑन 2 गुड्स X एंड गुड Y, राइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर उसने पैसा खर्च करना है, कितने रुपीज़ उसके पास, ₹6, राइट, ठीक है। अब वो इस तरीके से पैसे खर्च करेगा कि दोनों से मिलने वाली मार्जिनलिटी सेम हो जाए। जहाँ पे सेम हो जाएगी वहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दोनों से मिलने वाली लास्ट पैसा जो खर्च करेगा हर बार सेम नहीं होगा, लास्ट रुपीज़ जो वो खर्च करेगा तो उन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनलिटी सेम होनी चाहिए, तब एक कंज्यूमर का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे, यूनिट ऑफ कमोडिटी हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम 2 चीज़ें लेते हैं। मार्जिनलिटी X मतलब अगर वो X आइटम को कंज्यूम करता है तो कुछ इस तरह से उसकी यूटिलिटी हमने नोट कर ली, अगर वो Y आइटम को कंज्यूम करेगा तो इस तरह से उसकी यूटिलिटी हमने नोट कर ली। ये आइटम मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, तो आप भी अपनी वैल्यूज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है आपके कि क्या वैल्यूज़ लेते हो। बट इतना ध्यान रखना, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा डिक्लाइन होती है बेटे, तो इसको डिक्लाइन वे से ही लेना जब भी आप लेते हो। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, हम यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी चेक कर ली, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो ये कहता है कि मार्जिन यूटिलिटी X को जब आप PX के साथ डिवाइड करते हो और इसी तरह मार्जिन यूटिलिटी Y को जब आप PY के साथ डिवाइड करते हो तो आप उसको निकालो। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी X तो मुझे गिवन है, लेकिन PX और PY कितना है, यस ये भी क्वेश्चन में हमारे पास है। सपोज रेट ऑफ X यानी कि PX इजिकल टू 1, मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है PY इजिकल टू 1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि अजम्पशन ले लेते हैं हम कि X का रेट भी ₹1 है, Y का रेट भी ₹1 है। चलो ₹1 के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मार्जिनलिटी X को अगर हम PX से डिवाइड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पर यूनिट यानी कि पर रुपीज़ के हिसाब से मार्जिनलिटी निकल आएगी, ₹1 के हिसाब से मार्जिनलिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्जिनलिटी को अगर डिवाइड बाय PX कर भी दिया तो मेरे पास वही सेम आ जाएगा, तो हमें अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, मार्जिनलिटी X अपॉन PX, ठीक है, मेरे पास वही आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया, मार्जिनलिटी Y अपॉन PY। चलो अगर ₹1 से डिवाइड करेंगे तो वही आइटम्स मेरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है तो हम पहले उसी चीज़ को परचेज करेंगे। तो मेरे पास ₹6 हैं, पहले कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखेगा दोनों में से कहाँ मिलती है। यहाँ पे मैक्सिमम 25 मिल रही है,
यहाँ पे मिल रही है 30, तो वो 1 रुपये कहाँ खर्च करेगा, यहाँ पे। उसके बाद फिर से चेकआउट करेगा, दोनों में कंपैरिजन करके कि उसको सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26 है, तो यानी कि दूसरा रुपया भी अपना यहीं पे खर्च करेगा। ठीक है, 2 रुपये उसके खर्च हो गए। अब फिर से कंपेयर करेगा तो उसके 25 की यूटिलिटी मिल रही है, तो वो एक्स आइटम को खरीदना पसंद करेगा और तीसरा रुपया यानी कि 3 रुपये यहाँ पे उसके खर्च हो गए। फिर कंपेयर करेगा दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 20 यूटिल्स की उसको यूटिलिटी मिलती है, तो अपने 4 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड कर देता है, 4th पैसे। ठीक है, यानी कि 1 रुपया और यहाँ पे खर्च करता है। उसके बाद अब कितने रिमेनिंग रह गए उसके पास, 2 रुपये, यानी कि 6 थे टोटल, 4 ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंड। उसके बाद कितने रह गए, 2 रुपीज़ इज रिमेनिंग फॉर द कंज्यूमर। तो अब 15 रुपीज़ यहाँ पे यूटिलिटी मिल रही है और 15 पॉइंट की यहाँ पे यूटिलिटी मिल रही है, तो अब यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो सेम है, तो इसमें उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 रुपया वो यहाँ पे खर्च कर देगा 5th वाला, और जो यहाँ पे खर्च करेगा वो 6 रुपीज़ यहाँ पे खर्च कर दिया। अब हमने अपने जो टेबल हमने लिया था वहाँ पे हमने चेक कर लिया कि दोनों से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, लास्ट पैसा जो उसने खर्च किया था, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं उस चीज़ को कि कैसे हम कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा व्हेन द लास्ट रूपी स्पेंड बाय हिम यील्ड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। लास्ट रुपीज़ यहाँ पे खर्च कर दिया, इसके आगे वो नहीं जा रहा। इस तरह से लास्ट रुपीज़ उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, 2 रुपये लास्ट थे, एक यहाँ पे खर्च कर दिया और एक यहाँ पे, और दोनों से मिलने वाली मार्जिनलिटी क्या है उसकी, सेम है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्जिनलिटी x अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनलिटी y अपॉन पी वाई इक्वल टू हो गया। तो कंज्यूमर क्या होगा, कौन से आइटम पे कर दिया कंज्यूमर ने, यहाँ पे हम अगर लिख के दिखाना चाहें तो 15/1 यानी कि 1 हमारा रुपीज़ है, 15/1, तो ये कौन सी आइटम पे होता है, इसकी इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाता है उसका, 3rd आइटम के ऊपर। तो इट मीन्स 3 आइटम जो है वो खरीदेगा x की और 3 आइटम ही वो खरीदेगा y की। टोटल उसने 6 रुपीज़ स्पेंड कर दिए और मैक्सिमम चेक करके कि सबसे पहले किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, राइट। तो टोटल इससे क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन होगी उसको, और उसने क्या किया, 3 आइटम खरीद लिए, यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हमने कहा था कि मार्जिनलिटी x अपॉन पी एक्स मार्जिनलिटी y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मार्जिनलिटी ऑफ m कहाँ से आया, बहुत सारी बुक्स में आपको खाली मार्जिनलिटी अपॉन पी एक्स और पी वाई लिखा होगा। अगर कुछ और भी आपके पास रेफरेंस बुक होती है तो कई बार मार्जिनलिटी ऑफ m भी लिखा जाता है, तो इस डजंट इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूले को इतना भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये देखते हो कि मार्जिनलिटी m लिखा हुआ है तो वो भी लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्जिनलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास होता है कि मनी की सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन। इसको कैसे लिखते हैं बेटे, ये ज़रा देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। मीन्स इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पे है रुपीज़ वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि मार्जिनलिटी ऑफ मनी का मतलब कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट, यानी कि ये वो मनी है, वो यूटिल्स है जो कि एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मिल जाए, एक्सपेक्ट टू गेट, राइट। और ये वाली कौन सी है, मार्जिनलिटी को अगर हम रेट के साथ करते हैं तो 1 रुपये से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो ये कौन सी होगी, कंज्यूमर एक्चुअल गेट। तो ये वो सेटिस्फेक्शन है जो एक्चुअल में एक कंज्यूमर को मिल जाती है, एक्चुअली गेट, राइट। तो ये कौन से है, जो एक्सपेक्ट करके आते हैं हम घर से कि इतनी मिलनी चाहिए। तो या तो आप फॉर्मूला यहाँ तक देखो या फिर यहाँ तक देखो, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे कि मैम ने इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ m तो डाला ही नहीं था, तो ये रॉन्ग फॉर्मूला है। नहीं बेटे, ये सही है। हमें यहाँ पे कई बार यहाँ पे सिर्फ इतना भी फॉर्मूला दिया जाता है और कई बार यहाँ पे इतना भी दिया जाता है, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो आप इसको भी करेक्ट करते हो, मार्जिनलिटी ऑफ m के साथ हम लेके चलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टेबल। इसका डायग्राम देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो बेटे डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया 0 से 1 2 3 4 5 आइटम तक हम कंज्यूम करते हैं। हमारा डायग्राम क्या था कि 5 यूनिट वो कंज्यूम करते हैं और उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी वहाँ पे देख लिया टेबल के अंदर।
तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो दोनों ही कंजम्पशन, हम गुड एक्स हो चाहे गुड वाई हो, हम एक ही पॉइंट के ऊपर लिखेंगे, राइट। तो एक हमारा यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 हमने क्या ले लिया कि कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, और इसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे ऑपोजिट साइड में 0 फिर से लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि एक साइड में हम लेते हैं x के आइटम और दूसरे साइड में हम क्या चलते हैं y की, क्योंकि एक ही टाइम के अंदर हमने दो ग्राफ्स बनाने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि इसी आइटम्स के ऊपर हम x का भी बनाएं दूसरा भी बनाएं। तो एक साइड हम क्या बनाएंगे x, यानी कि मार्जिनलिटी x, और दूसरे ग्राफ में उसी पे क्या बनाएंगे हम मार्जिनलिटी y। तो इसलिए 0 से 1 to 5 यहाँ पे लिखा, फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या पॉइंट देते हैं ओरिजिन, यानी कि 0 1 2 3 4 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया कंजम्पशन और यहाँ पे होगा मार्जिनलिटी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी कि px से डिवाइड करके जो आता है, यहाँ पे भी मार्जिनलिटी y अपॉन py जो हमारा निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे py हमारा 1 है तो सेम ही रह गया, ठीक है। अगर हमारा रेट चेंज होता तो हमारा मार्जिनलिटी अपॉन px और py थोड़ा बदल के आता, जो भी है। यहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाए हैं, एक जो कि मेरा फर्स्ट है, उसके बाद हम अगर दूसरे आइटम कंज्यूम करते हैं तो मुझे मिलता है 20 पॉइंट की यूटिलिटी। उसके बाद थर्ड आइटम के ऊपर हमारी बनती है ये वाली बेटे, उसके बाद फोर्थ में बनती है 10 पॉइंट की यूटिलिटी, और उसके बाद 0। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं और इसको मैं टैली करके आपको बता रही हूँ कि कितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है। ये हो गया मेरा एक्स वाला, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, क्या सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स, राइट। और दूसरा क्या हम बनाएंगे इस साइड में मार्जिनलिटी वाई के लिए भी, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना आता है। पहली आइटम कौन सी है नीचे, अब 5 नहीं देखना है, इसको 1 देखना है। 1 के लिए हम क्या लेंगे 30, फिर जो सेकंड आइटम है उसके ऊपर हमारी कितनी बनती है, लेट मी चेक, उसके ऊपर बनती है 26, तो हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंड आइटम के ऊपर 26, राइट। मैंने यहाँ पे मिला दिया। थर्ड आइटम हमारी क्या है, इसमें हमें 15 पॉइंट की यूटिलिटी मिलती है, यानी कि 15 हमारा दोनों में सेम है, तो हम इसको यहाँ लेके आते हैं। उसके बाद फोर्थ आइटम है तो हमें यूटिलिटी मिलती है 2 पॉइंट्स की, यानी कि यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे मैच किया। फिफ्थ आइटम है तो मुझे यूटिलिटी मिलती है 0, जबकि हमने यहाँ पे मैच किया। ये क्या हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी y, राइट, पी वाई। तो यानी कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, एक साइड में हमने मार्जिनलिटी x ले लिया, एक पे हमने मार्जिनलिटी y ले लिया। जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उतनी ही कमोडिटीज़ हम क्या करेंगे परचेज करेंगे। यहाँ पे दोनों में 3 ही आया है, कई बार दोनों में डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 3 आइटम के ऊपर ही स्टॉप करना है कंज्यूमर ने, वो डिपेंड करता है। कई बार यहाँ पे 4 आ जाता है, इधर से 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है हमारा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है 3 आइटम x की और 3 आइटम y की वो कंज्यूम करते हैं। क्लियर है पहला कंसेप्ट। अब इसमें हमारे पास 15 रुपीज़ की यूटिलिटी यहाँ पे है, जो आप थोड़ा सा इसको पॉइंट्स ऐसे डॉटेड करके बताओगे। यहाँ पे 15 पॉइंट की यूटिलिटी है क्योंकि ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हमें रिसीव हुई है फ्रॉम कंज्यूम ऑफ बोथ द आइटम्स, और वहाँ से हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे 3 यूनिट्स जो है वो कंज्यूमर लेके जाएगा। ये हो गया हमारा 2 कमोडिटी केस। बेटे 2 कमोडिटी केस में हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, ये आपका एक बार फिर से मैं लिख के दिखा रही हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी y अपॉन पी वाई, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हो गया हमारा 2 कमोडिटी केस में फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप 1 कमोडिटी केस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। 1 कमोडिटी केस अगर आपका हो तो आप ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उस केस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को लिखना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप 1 कमोडिटी केस में भी अप्लाई कर सकते हो, तभी आपका आंसर आ जाएगा 1 कमोडिटी केस। हमने वहाँ पे 1 कमोडिटी केस का फॉर्मूला वैसे क्या किया था, मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज इक्वल टू पी एक्स, राइट। हमने यहाँ पे किया था मार्जिनल यूटिलिटी मनी को पी एक्स के इक्वल टू करना है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालना था, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स आइटम को मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ की यूटिलिटीज के साथ हमने डिवाइड किया था, फिर इसको पी एक्स लेके गए थे, ठीक है। तो या तो आप इस फॉर्मूले से जैसे हम कर चुके हैं वैसे करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वैसे एक ही फॉर्मूला करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ आपको समझाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एम भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपके पास क्वेश्चन में यूटिलिटी होता है, उसको रुपये से डिवाइड करोगे, और जो हम घर से एज्यूम करके चलते हैं कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट करता है टू गेट, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है, ठीक है। तो
आपके पास अगर ये टर्म आ गई, जब तक ये इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से आप टेबल बनाओ और सॉल्व कर दो, नहीं तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इट मीन्स आपको फॉर्मूला सभी पता होना चाहिए बेटे, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो ये आपको इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वन कमोडिटी केस में भी आपके पास वन कमोडिटी लो और मार्जिनलिटी के बराबर करो, या अगर टू कमोडिटीज है तो टू कमोडिटीज को लेके मार्जिनलिटी ऑफ मनी के बराबर करो, अगर चार कमोडिटीज है तब भी वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है बेटे, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसका थोड़ा चेक कर लेते हैं टू कमोडिटी केस के अंदर कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बेटे टू कमोडिटी केस को हम एक और टेबल के साथ एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि एक कंज्यूमर है जिसके पास 88 रुपीज़ हैं, राइट, और उसने खर्च करना है, दो आइटम खरीदने हैं एक्स एंड वाई। तो चीज़ों का रेट क्या है, PX और PY दोनों का रेट है ₹8। अब हम यहाँ पे मार्जिनलिटी यहाँ पे ले रखी है मैंने, और मार्जिनलिटी Y भी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे पर यूनिट हमने यहाँ पे ले लिया कि कितना आता है, वहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं मार्जिनलिटी X और मार्जिनलिटी Y को उठाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा वहीं पे हम अपना पैसे जो है वो खर्च करेंगे। कंज्यूमर वहाँ पे अपना खर्चा करना शुरू करेगा। 88 रुपीज़ उसने टोटल खर्च करने हैं, एक की कीमत कितनी है 8 रुपीज़, और दूसरे वाई वाले की भी कीमत कितनी है 8 रुपीज़। तो हम देखते हैं कि एक तो वो यहाँ पे खर्च करेगा। ठीक है, अब 1 रुपये के हिसाब से नहीं चलेंगे, 8 रुपीज़ टोटल उसका है तो वो उस हिसाब से हम चलेंगे। 8 रुपये उसने यहाँ पे खर्च कर दिए, एक आइटम उसकी आ गई। उसके बाद उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है, यहाँ पे, वो दूसरी आइटम भी इसकी खरीद लेगा। फिर इनमें कंपेयर करते हैं तो तीसरा आइटम भी यहीं पे खरीदी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसकी ज़्यादा आ रही है, अभी इसकी 40 ही है। उसके बाद 56 भी उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो हाई है। फिर 48 तक तो वो कॉन्टिन्यूसली एक्स की आइटम खरीदेगा, यानी कि 5 आइटम वो खरीद लेगा एक्स की। उसके बाद 6 आइटम जब वो खरीदता है तो इस पे आता है 40 की यूटिलिटी, राइट। फिर उसको मन में आता है कि वाई आइटम भी खरीदनी है, क्योंकि 2 आइटम खरीदने जा रहा है। अब 40 और 40 उसकी जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, 40 यहाँ पे भी आ रहा है, 40 यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैंड करेगा? नो, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैंड अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको हम मेजर करके चेकआउट करेंगे कि क्या उसके 88 रुपीज़ टोटल वो खर्च हो गई, जो कि 2 कमोडिटी के ऊपर वो खर्च करने के लिए आया था। यहाँ पे अगर वो 8 रुपीज़ खर्च करता है तो 8 × 6 अगर हम करें एक्स कमोडिटी का, 8 × 6 तो कितनी होगी 48 रुपीज़। और यहाँ पे सिर्फ एक आइटम आती है, यानी कि 8 रुपये सिर्फ उसने यहाँ पे खर्च किए, प्लस 8 करेंगे तो अब तक सिर्फ 56 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। तो वो और परचेसिंग कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ 88 रुपीज़ टू स्पेंड बोथ द आइटम्स। तो वो 88 खर्च करके जाएगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि 88 रुपीज़ उसने खर्च करने हैं टू परचेज बोथ द आइटम। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ में मिलती है, 36 के ऊपर। फिर इसकी आइटम और खरीदेगा, अगेन 32 उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बनती है 36 के बाद, तो वो ये आइटम और खरीद लेगा। फिर 24 और फिर यहाँ पे फिर से 24 उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। अब फिर वो चेक करेगा कि टोटल उसके 88 रुपीज़ खर्च हो गए, क्योंकि वही चेक करना है कि लास्ट 8 रुपये वो यहाँ पे खर्च करे, लास्ट 8 रुपीज़ वो यहाँ पे खर्च करे, टोटल जो लास्ट में रह गए, और उन दोनों से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 6 अगर रेट है तो 8 और 6 कितना खर्च कर दिया एक्स आइटम के ऊपर उसने कितनी आइटम्स होगी ये, यहाँ पे 8 आइटम्स होगी, और 8 × 80 रुपीज़ है। ठीक है, नॉट 6, 8 रुपीज़, 64 यहाँ पे उसने खर्च कर दिए। और वाइट आइटम के ऊपर कितने खर्च कर दिए अब तक उसने, 1 2 3 आइटम उसने परचेज करी, और 3 8 जार। ठीक है, 3 8 जार कितना हो गया 24। अब हम इसका टोटल करते हैं तो 88 रुपीज़ उसने टोटल खर्च कर दिए। तो इट मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। बेटे आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैंड हमारा पहले जाता है तो आप कहोगे कि उसके पैसे खर्च हो गए और उसने जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं बेटे, यहाँ पे जब तक उसके टोटल मनी जो है वो खर्च नहीं हो जाती तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और इस पॉइंट पे वो 8 यूनिट इसके और 3 यूनिट जो है वो वाई के लेके जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होता है। तो ये आपको एग्जांपल जो है मैं नोट्स में जब सेंड करूँगी तो आप इसका ग्राफ जो है वो खुद बनाओगे। ठीक है, और मुझे व्हाट्सअप करोगे कि कैसे आपका ग्राफ जो है वो प्रॉपर बन गया, कहाँ मीट करता है। तो 8 और 3 आइटम हमारा बनता है, तो 8 और 3 के ऊपर आपका मीट करना चाहिए, जैसे अभी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटे, अभी जो हमने केस किया है उसमें हमने किया था कि मार्जिनलिटी एक्स जो है वो इक्वल होती है मार्जिनलिटी वाई के, तभी वो टू कमोडिटी केस को सक्सेसफुली वो सॉल्व कर लेता है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है।
अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मार्जिनलिटी x जो है वो ग्रेटर देन है मार्जिनलिटी y से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्जिनलिटी x मीन्स कि वो आइटम x की ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसकी मार्जिनलिटी जो है वो क्या हो रही है, उसकी अभी उसके पास ज़्यादा है, मार्जिनलिटी x उसके पास ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वो y की आइटम जो है, तो y की बजाय उसकी मार्जिनलिटी x की अभी तक ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा एक कंज्यूमर को, तो मार्जिनलिटी इसकी ज़्यादा है ना, तो इसके डिक्लाइन कर देते हैं ताकि इक्वल टू y आ जाए। तो डिक्लाइन कैसे किया जाएगा, डिक्लाइन इस तरीके से हो जाएगा, अगर कंज्यूमर ज़्यादा आइटम खरीदना शुरू कर दे, ग्रेटर परचेज ऑफ x यूनिट, यानी कि x आइटम्स। अगर हम किसी भी चीज़ की आइटम को बढ़ा देते हैं परचेजिंग करना, तो उसकी मार्जिनलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो कम होकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगी ऑटोमेटिकली मार्जिनलिटी ऑफ y के। सेम केस अगर ऑपोजिट हो जाए कि y की जो आइटम्स है वो ज़्यादा है, मार्जिनलिटी ज़्यादा है किससे, x से, तो इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, एक कंज्यूमर को y की आइटम को ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा ताकि इसकी मार्जिनलिटी कम हो जाए। हमें पता है कि जिसकी परचेजिंग ज़्यादा करेंगे उसकी मार्जिनलिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसकी मार्जिनलिटी कम हो जाएगी और जो ग्रेटर थी वो इक्वल टू किसकी हो जाएगी, कम होकर मार्जिनलिटी ऑफ x की। तो फिर कंज्यूमर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा एक टू कमोडिटी केस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। राइट बेटे इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो जितना टॉपिक हमने किया बस आपको उतना ही करना है, उसी में से आपका जो है सारा पोर्शन जो है वो कवर हो गया। और ये टॉपिक जो है बेटे, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कि आपके चैप्टर मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, इसका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा। तो आज वीडियो में ही मैं एक बार दोबारा फिर से ये पॉइंट करवा रही हूँ कि आपको सबको क्लियर हो जाए। वर्बली एक बार मैंने समझाया था लेकिन हमने सॉल्व नहीं किया था, तो इसका क्वेश्चन ही कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बजाय कि सबको मैं सेपरेटली करवा रही हूँ, एक बार फिर से आप इसको देख लो। मीन का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ डेविएशन आपको निकालना है फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन और बताना है कि कितना आया, ठीक है। क्या मतलब है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन। हमें अब तक मीन समझ में आता है, मीन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स हम ले लेते हैं, टोटल सम कर लेते हैं और उसको nth आइटम के साथ डिवाइड करके मीन निकाल लेते हैं। तो अभी भी वही चीज़ है, या तो एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं, ठीक है, उससे डी निकालते हैं। तो हम लेते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो हम उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन के थ्रू डेविएशन निकालना। यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालना है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि पहले आप उस पूरी सीरीज का क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। जैसे मैंने निकाल रखा है वो आ गया 20। अब हम क्या लेंगे, x माइनस ए नहीं लेना, x माइनस मीन लेना है कि क्वेश्चन क्या है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए की बजाय मीन लेके। तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20 लेंगे। तो यहाँ पे हम हर एक में करेंगे जो भी मीन है, 10 माइनस 20 कितना आ गया, -10। फिर से हम लेंगे 15 हमारा x है, x माइनस मीन, x और मीन कितना है 20, तो वो आ जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 20 तो वो कितना आ गया 0। उसके बाद 25 माइनस 20 वो आ जाएगा नॉर्मल 5। फिर 30 माइनस 20 वो आ जाएगा 10। और अगर इसको हम समीशन करते हैं तो इसको हम लिखते हैं समीशन x माइनस मीन, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं समीशन x माइनस मीन। अगर हम समीशन खाली d लिखते हैं तो वो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एज्यूम्ड मीन लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसी फॉर्म को आप लिखोगे x माइनस मीन का समीशन, तो वो कितना आ जाता है बेटे, अगर हम चेकआउट करेंगे तो वो 0। और हमेशा ही आपका जो डेविएशन अगर आप मीन से लेते हो तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। कई बार आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन विल बी डैश, तो वुड बी डैश, तो अब क्या बताओगे 0 होता है, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों का डाउट था कि मैम ये हमें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, डेविएशन फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा भी था प्रैक्टिकल के लिए बेटे, बट आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके नहीं दिया था वो, तो एक बार हमने आपको बता दिया। तो आप दोबारा जब जाओगे, जितने मैंने क्वेश्चन सेंड किए हैं रिवीजन करो और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप एक बार इसको सॉल्व करना। बेटे वन थिंग और मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। प्रैक्टिकल में से भी आपको कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बन के मोल्ड होके आ सकते हैं, इसलिए खाली थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं, इवन कि प्रैक्टिकल भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटे।